Hello, my dear student. In this video, we talk about a next topic of the chapter human reproduction. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे और वो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वहां पर हमने गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझा था। इट मींस हमने स्पर्म और एग को फॉर्म कर लिया था। oogenesis की प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी, जहां पर oogenesis में हमने ओव्यूलेशन की प्रोसेस को से स्टॉप किया था। देन उसके बाद मैंने फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या स्टेजेस होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कराया था। देन स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे की प्रोसेस, भाई हमने गैमेट बना लिए, हमने ओव्यूलेशन करा लिया, हमने स्पर्म फॉर्म कर लिया, अब इनका करना क्या है। सो इनका हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन कराने वाले हैं। So student, let's talk about the our important topic which is fertilization. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वैसे आप जानते हो, है ना, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बट यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊंगा तो सिंपल सी बात है, कुछ स्पेशल तो होगा आपके लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर हम इम्प्लांटेशन भी समझेंगे। भाई फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या करेंगे, उसका कुछ तो करेंगे ना, कुछ खास तो करेंगे ना, और वो खास क्या करेंगे, हम इम्प्लांटेशन करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है बच्चा आपके लिए यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? When in simple words, a teacher or an examiner asks you what is fertilization, then you say that fertilization is a process where two gametes are fused, or you say that male gamete fuses with female gamete. This is known as fertilization. But here, what's the difference? तो डिफरेंस क्या है बच्चा, इसे ऐसे समझो, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो मेल है वो क्या करता है, इंसर्शन करता है अपने सीमेन का। वो क्या करता है, वो करता है इंसेमिनेशन की प्रोसेस। तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस में आप क्या बताते हो, यहाँ पर एक रफली डायग्राम अगर मैं बनाऊं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, तो कुछ ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, रफली है तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर सोचना नहीं है कि भाई ये क्या बना दिया, है ना। तो इतना तो समझ जाओगे कि ये रफली डायग्राम है, तो उसे रफली लेवल पर ही लो आप, है ना। और कोई यहाँ पे ड्राइंग तो कर नहीं रहा है हम लोग, ठीक है, तो इसीलिए उसे वैसे ही आपको लेना है जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा, ना इतना लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो देन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन की प्रोसेस में क्या होगा, वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। ये यूट्रस है ही है हमारा, ये यूट्रस है। ठीक है, और स्पर्म यूट्रस से होता 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 कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। और फैलोपियन ट्यूब में हमारी जो ये फिम्बरी थी, मैंने बताया फिम्बरी ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या करेगा, फिम्बरी ओव्यूलेशन टाइप पे कैच करेगा। किसको कैच करेगा, उस ओवम को, जो हमारा वो सेकेंडरी oocyte था, उसको इसने कैच किया। और जब उसने कैच किया तो कैच करके कहाँ भेजता है, एम्पुला जोन पे। बताया था ना मैंने आपको कि ये इनफंडिबुलम होता है, ये एम्पुला होता है और ये इस्थमस होता है। सो बच्चा, फैलोपियन ट्यूब में आपको पता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगर कोई आपसे पूछे ह्यूमन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आप क्या बताते हो, दिस प्रोसेस अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। ये तो कॉमन थिंग हो गई, बट हाउ दिस इज अकर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पर्म देखो जा रहा है, ये देखो स्पर्म्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बहुत सारे नंबर्स। मैंने आपको बताया था 200 टू 400 बिलियन में, 200 टू 400 बिलियन एक इजैकुलेशन में स्पर्म्स होते हैं। एंड मोस्टली अगर हिंदी में बोलूं तो 16 करोड़, करोड़ आपके पास करोड़ों स्पर्म्स होते हैं, जिनमें से 16 करोड़ तो होने ही चाहिए एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। और यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हमारे स्पर्म है, ये कहाँ पर रीच कर जाते हैं, और रीच करके कहाँ जाते हैं, तो आपने बताया कि सर ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे पहुंच जाते हैं। पहुंच गया एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे, और जैसे ही ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे पहुंचता है, वहीं पर इसको मिल जाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इतना समझ गया आप। अब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte। आपने कहा यस सर है, सेकेंडरी oocyte ही है।
मैंने इसके बाहर की लेयर आपको क्या बताई थी, जोना पेल्यूसिडा। और मैंने यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा के बाद आपको और नेक्स्ट लेयर क्या बताई थी, कोरोना रेडियाटा बताया था कोरोना रेडियाटा। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म आया जैसे ही यहाँ पर स्पर्म आया वैसे ही ये स्पर्म इसे क्या करेगा, फ्यूज करेगा। जैसे ही वो इसकी वॉल पे फ्यूज करेगा, मतलब वो जैसे ही जोना पेल्यूसिडा के पास पहुंचा वैसे ही ये क्या करने लगेगा, ओवम कुछ रिएक्शंस करना शुरू करेगा जिसे हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। और कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा कि एक ही स्पर्म यहाँ पर अपने आप को अंदर इंट्रोड्यूस कर पाएगा, बाकी जो स्पर्म आ रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज कर पाता है और ये टेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि स्विमिंग का काम खत्म हो गया तो ये वहां पे रिमूव हो जाएगी। और रिमूव होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही आया वैसे ही मैंने आपको बताया था जब oogenesis की प्रोसेस में कि यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है। कौन सी फेज में, मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड फेज में। और वो अरेस्ट हो गया और जब यहाँ पर इसे स्पर्म मिला तो स्पर्म मिलने के बाद इनमें मतलब मियोसिस की प्रोसेस उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई थी, याद रखिएगा मियोसिस की प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और जब यहाँ पर इसे स्पर्म मिलता है तो ये फिर से एक्टिव है और यहाँ पर क्या होता है कि इसका मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होता है। और मैंने आपको बताया था कि मियोसिस सेकंड डिवीजन में क्या होता है, एक ओवम का फॉर्मेशन होता है ना, एक ओवम या जिसे हम एग बोल रहे हैं उसका फॉर्मेशन होता है, या ऊटिड बोलते हैं ऊटिड का फॉर्मेशन होता है। और एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है, मतलब ये अनइक्वल डिवीजन होता है बिकॉज ऑफ जो हमारा ओवम है ऊटिड है उसका लार्ज साइज है और जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है वो बहुत स्मॉल साइज में होती है। अब ये फर्दर या तो डिजनरेट हो जाती है या फिर ये सीधे रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसका फंक्शन अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता है। ठीक, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और यही लॉजिक है यहाँ पर जो आपको याद रखना है। हमारी एनसीईआरटी साफ साफ इस बात को लिखती है कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर तब उस टाइम पे मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो सेकेंड जो हमारी मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं होगी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाएगा हमारा सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, समझ गए आप लोग। अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया, इनका न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस मतलब ऊटिड या जो एग है इसका न्यूक्लियस और साथ ही साथ किसका, हमारे स्पर्म्स का न्यूक्लियस, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को फ्यूज। ठीक है, ये देखो स्पर्म का न्यूक्लियस और ये दोनों आपस में फ्यूज हो गया। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी। क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी बोल रहे हैं, या फिर इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, so students क्लियर हो गया व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है फर्टिलाइजेशन या क्या होता है सिनगैमी। तो फिर से सुनिएगा एक बार, रिकॉल करिए, है ना, रिकॉल करिए। मैंने बताया कि जब यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte को कैप्चर किया, ये अंदर की बातें हैं, ठीक है, सेकेंडरी oocyte को उसने कैप्चर किया फिम्ब्री ने और कहाँ पे भेज दिया, एम्पुला रीजन में। बुक में कहीं पर लिखा है एम्पुला रीजन, बट एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है प्रॉपर। तीन तरीके के आंसर आप दे सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके के आंसर आप देते हो, पहला आंसर आप दोगे, जैसे आपसे पूछा गया फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल बॉडी में, तो आप कहते हो फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट में होता है। सेकंड मैंने पूछा भाई और बताओ, और अंदर की बात बताओ कहाँ होता है, तो आप कहोगे एम्पुला जोन में होता है। उसने कहा और अंदर की बात बताओ, तो आप कहोगे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में होता है। एमसीक्यू में आप ऑप्शन के बेस पे आंसर करोगे और जैसे कोई वाइवा कर रहा है तो आप बताओ, अपना ज्ञान दिखाओ कि भाई हमें तो सब पता है, तो अपना ज्ञान वहां पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, कितना नॉलेज है आपको। तो ये एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जैसे ही आता है वैसे ही यहाँ पे बच्चा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पे सेकंड मियोटिक जो डिवीजन हो रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ पर आज जो मैंने बोला था कि फर्स्ट टॉपिक आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा और वो फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्टिलाइजेशन। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड about the fertilization, what is fertilization in the case of human reproduction, and also where this locate and where these structures are formed. Okay,
So next, moving forward about the next process, this is implantation. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, आपने कहा हाँ भाई हो गया, आपने कहा हाँ हम मान लिए कि हो गया फर्टिलाइजेशन। अब आगे क्या होगा? तो आगे क्या होता है, तो आगे की बात अगर हम यहाँ पे बताएं, तो अब हमें ये जो जायगोट है इसे इम्प्लांट करना होगा। और साथ ही साथ अगर हमें इसे इम्प्लांट करना है, तो इम्प्लांट करने के लिए भी तो ये ऐसी थोड़ी ना जायगोट सीधे आकर के यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट कहाँ करते थे? तो मैंने बताया था ना आपको, यूटेरस की हमारी इंडोमेट्रियम की वॉल है, ये भी तो डेवलप हो रही है ना। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यूटेराइन इवेंट्स क्या क्या होता है, याद करिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ये यूटेराइन की वॉल है, ये आएगा तो ऐसे ही तुरंत नहीं आ जाएगा। जाइगोट से ये बनते बनते, मतलब एम्पुला जोन से मूव करते करते स्टमक तक में इसमें इसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो जाइगोट था बच्चा, हमारी एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है, जानने क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत समझदार है एनसीईआरटी, प्रोग्रेस चेक करती रहती है हम लोगों का। तो यहाँ पर आप क्या बताते हो कि ये जो आपका जाइगोट बन गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन था ना, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भाई स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। और ओवम में, इस एग में कितने होते हैं? 23। 23 कितने हो गए? 46 हो गए, 46। तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46 होता है। क्लियर हो गया इतना? बिकॉज ऑफ गैमेट में 23 क्यों है? रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, ये रिड्यूस होता है ना क्रोमोसोम नंबर। गैमेट सेल्स है ये हमारी, गैमेट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, और जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है 2n। ये क्या है? nn। ये बेसिक है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो इनमें हैप्लॉइड नंबर और इसमें डिप्लॉयड नंबर। तो जाइगोट में कितना है डिप्लॉयड नंबर में? आप बताते हो 2n है, बिकॉज ऑफ मेल और गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट दोनों यहाँ पर फ्यूज हुए हैं। दैट्स व्हाई हियर द 2n सेल्स प्रेजेंट एंड विच इज जाइगोट। तो देखिए यही सिंगल सेल है जिससे हम सब बने। याद है आपको सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में बोला गया था, ऑल द ऑर्गेनिज्म इज अराइजिंग फ्रॉम their pre-existing cell and also all the organism are formed by single cell। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कुछ भी लगा ले कि आज देखो हम इतनी बड़ी पर्सनालिटी लेकर रखे हैं ना, हम देखो एकदम नंबरदार हैं, ठाकुर साहब हैं, या कुछ भी है ना, पर्टिकुलर एक मैं कैटेगरी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं एक ही सेल से बना होगा। बाद में डेवलप हो गई बॉडी, बट पहले क्या है? एक सेल, सिंगल सेल, यूनिसेलर है ना। तो ये यहाँ पर हमारा क्या होता है? जाइगोट होता है। और जाइगोट के बाद हम अगला क्या बनाने वाले हैं? जाइगोट के बाद इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ओके, सो व्हाट इज द क्लीवेज? क्लीवेज वेयर द जाइगोट गेट डिवाइडेड इनटू माइटोटिक mitosis division and where two cell structure, firstly first cell structure, then two cell structure, then four cell, 8 cell, 16 cell structure, and at this stage these cells are known as blastomeres. All the 16 cells are known as blastomeres, and also after the blastomeres this stage 2 to 16 cell stage known as morula। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा आपसे कि 2 to 16 सेल जो बन रही है, इस 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मॉरुला। तो व्हेन द 16 सेल blastomeres are formed, then you refer to as their name is morula। क्लियर है? आगे बढ़े, मॉरुला समझ गए आप। अब ये जब आते समय, मैंने बोला ना एम्पुला से स्टमक जोन में रीच करते समय इसमें इतना क्लीवेज हो चुका है। अब जब इसमें ब्लास्टोमियर्स बन गए, है ना, ब्लास्टोमियर्स बन गए, फर्दर क्या होगा? ये ब्लास्टोमियर से ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब और इनमें डिवीजन होगा। देन दिस मोरुला इज फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, दिस मोरुला फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, and after the formation of blastocyst this is get divided and this is get differentiated। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, देन उसे समझते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने रफ कर लिया, अभी आपको थोड़ा क्लियर लग रहा होगा ना, पूरा भर दिया तो पूरा डर्टी बोर्ड बन गया था हमारा ये। तो नेक्स्ट उसके बाद मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपसे कह रहा था कि मॉरुला फॉर्म कर लिया था हमने, और मॉरुला की सेल्स, मतलब जो वो ब्लास्टोमियर सेल्स थी, वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देती है और डिवीजन कॉज करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में वो क्या करती हैं?
वो फॉर्म करती हैं एक इनर सेल स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ बाहर बाहर की वॉल पे वो ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और अंदर जितनी भी हमारी सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो जब ये मोरुला गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर एट दिस स्टेज, दिस गेट इम्प्लांटेड। ओके, तो ये जो हमारा इस जंक्शन पे, इस स्थमक जोन पे ये पहुंचा था, है ना, इसे दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो ये जो हमारा मोरुला था, है ना, ये स्थमक जोन पे जब पहुंचा था, और उसके बाद हम इसे क्या करने वाले हैं, इम्प्लांट कराने वाले हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से, मैंने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो भी इस टाइम पे फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे 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 क्या है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। देन उसके बाद ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, मैंने जो कि बताया ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाएगा। और ये जो मॉडुला था, इसको आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको आपने यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया है, ठीक है। तो इसी स्टेज को, मतलब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट हो रहा है, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन इन द यूटराइन कैविटी। So when the blastocyst get implant or fixed in the uterine cavity of the endometrium wall, then this process is referred to as implantation. Okay student, तो मैंने यहाँ पे आपको both concept which is fertilization and implantation I totally completed. Okay, तो मैंने यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों प्रोसेस बहुत अच्छे से बता दी। फर्टिलाइजेशन मतलब हमने फर्टिलाइजेशन कराया सबसे पहले, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जाइगोट बनाया, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को हमने यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया। तो आउटर जो भी हमारे पास सिंगल लाइफ प्रोजेक्शन थे, जो प्रोजेक्शन फॉर्म के, उन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो हमारा प्रेजेंट था वो एक तरीके का इनर सेल मास है, ठीक है। तो जो इंटरनल पार्ट यहाँ पर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे नेम देते हैं कि ये डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाता है, इनर सेल मास। ओके, इनर सेल मास। और ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। तो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अब हमने यहाँ पर इम्प्लांटेशन पढ़ लिया। देन हाउ कैन वी डिसाइडेड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, एंड हाउ कैन वी से दैट द फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड कैसे बनते हैं, हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस अकर इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। So student, the sex determination process is occur after the zygote formation. zygote formation के बाद ही हमें इसको वहीं पर समझ लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होता है। अब अगर ये मेल है या फादर है, और ये क्या है, हमारी फीमेल है या मदर है, ठीक है, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम है, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम है। जब इन्होंने गैमेट बनाया, मतलब इन्होंने स्पर्म बनाया होगा और इन्होंने एग ओवा बनाया होगा, ठीक है। देन इनके स्पर्म में क्रोमोसोम के नंबर अभी मैंने बताया 23 होते हैं, और इनमें क्रोमोसोम के नंबर 23 होते हैं। Here in the process of a sex determination, we say about the sex chromosome. When we talk about the sex chromosome, then I says that 22 is autosome, number में है ना कि पेयर में, and +1 is sex chromosome 23. Okay, same as here 23, 22 autosome and +1 23 is sex chromosome. तो ये जो 1 है, when we talk about the male chromosome, male sex chromosome, then you say that X and Y, X और Y क्या होते हैं, मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब फीमेल्स की बात करते हैं तो X एंड X ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फीमेल क्रोमोसोम होते हैं। तो एक्स वाई हमारा मेल क्रोमोसोम है और एक्स और एक्स हमारा फीमेल क्रोमोसोम है। अब स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, तो स्पर्म की अगर बात करें तो अब सिंपल बात है, यहाँ पर तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम आएगा, यहाँ तो एक ही आएगा, और यहाँ पर दोनों में से कोई एक आएगा, बट दोनों तो एक्स हैं, कोई भी आए भाई एक्स ही आएगा, जो भी हमारे ओवा में रहेगा एक क्रोमोसोम, और यहाँ पर दोनों एक्स है, तो मतलब कोई भी हो सकता है। बट अगर हम मेल की बात करें ना, तो मेल में क्या है कि
जो हमारे 100% अगर स्पर्म है हमारे पास 100% स्पर्म, इन 100% स्पर्म्स में जो 50% स्पर्म होते हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो 50% स्पर्म होते हैं उनके पास वाई क्रोमोसोम होता है. So totally here sex determination process is occur and responsible for the sex determination process is male. ओके, ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या चाइल्ड के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा मेल है. मेल मतलब मर्द. ठीक है, मर्द रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर भाई. ठीक है, तो मेल हमारा, मर्द हमारा, इंसान हमारा, ठीक है, वो क्या है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स की डिटर्मिनेशन के लिए. बट इन इंडिया वी ओनली सेज दैट फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल. हम फीमेल को दोष देते हैं. इवन जिन घरों में हमारे सोशल समाज में कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर जिन फीमेल्स को सिर्फ बेटियां बेटियां होती हैं, तो कहते हैं भाई तुम जो है तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, लड़का ना पैदा कर रही. तो उनकी सास क्या बोलेंगी, पोता ना दे रही मुझको, पोती पोती दे रही है ना. तो पोती पोती दे रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा पोती पोती के लिए? भैया आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल है, आपकी बहू रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, बिकॉज ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है वो किसके पास है, मेल के पास. अब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर इनका वाई फ्यूज हुआ तो हम बताते भाई एक्स वाई बनेगा, मतलब लड़का होगा. और अगर इनके एक्स के साथ मान लो इनके स्पर्म में एक्स वाला इनके एक्स से फ्यूज हो गया तो सिंपल सी बात है क्या बनेगी, लड़की बनेगी. ठीक है, तो टोटली डिपेंड ऑन द मेल, नॉट डिपेंड ऑन द फीमेल. तो ये जो हमारे यहाँ भ्रांतियां हैं, है ना, मिथ्स हैं कुछ, इनको हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए. और इसी वजह से ये चीजें आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट थी, और एनसीईआरटी ने ये बात फोकस करके लिख रखी है आपकी बुक में कि हु इज रिस्पॉन्सिबल. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन हो जाता है ना, तो जब कॉन्सेप्टुअल हो जाता है तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट मतलब हमारी एनसीईआरटी. हम रट्टू तोता नहीं है ना, हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. तो क्यों आखिर मेल और फीमेल को, हम क्यों मेल को रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं, फीमेल को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल रहे हैं? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है, चलिए अब आगे आते हैं. तो यहाँ पर हमने इसे इम्प्लांट कर दिया था, और इम्प्लांट करने के बाद अब नेक्स्ट फर्दर क्या प्रोसेस होती है इसे समझते हैं. इम्प्लांट करने के बाद यहाँ पर अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो इसे रफ करते हैं देन समझते हैं. So students, here the implantation process is completed. After that, we study about the next process, and the next process is pregnancy and embryonic development. So further, the next process is pregnancy and embryonic development. Okay. So what is a meaning of pregnancy? भाई यहाँ पे हम प्रेगनेंसी का मतलब जानते हैं कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था वो इम्प्लांट हो गया. दैट इज श्योरिटी ऑफ द प्रेगनेंसी. मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर हो गई तो अब प्रेगनेंसी टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है. फीमेल्स में हम 290 डेज का बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, अब इसमें फर्दर जब डिवीजन होना स्टार्ट हुए तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू होगा. ठीक है, तो ये जो इनर सेल मास था, ये इनर सेल मास क्या करेगा, गेट डिवाइडेड होगा. इनर सेल मास, है ना, इनर सेल मास क्या होगा, डिवाइड होना शुरू होगा, और डिवाइड होकर के 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो में, जिसे आप फर्स्ट वन को बोलते हैं एक्टोडर्म, नेक्स्ट वन को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, अब जानते हैं, एंड देन लास्ट वन को क्या आप बोलते हैं, एंडोडर्म. ये हमारे इनर और आउटर पार्ट्स को फॉर्म करेगी. एक्टोडर्म आउटर पार्ट, मीजोडर्म केविटी का फॉर्मेशन करना है ना, और साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन. और इंडोडर्म क्या करेगी, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, इनर लेयर है, उनका फॉर्मेशन करना. ये हमारी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म करेगी. इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में जब आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था. ठीक है, तो ये हम इनर सेल मास की बात करते हैं. बाकी जो ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट था, क्या फॉर्म करेगा, ये आगे जाकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है. मतलब हम इसे क्या बोलते हैं, ये आगे जाकर के क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कोरियोनिक विलाई का. ठीक है, अब ये कोरियोनिक विलाई क्या करती है, कैसे बनती है आखिर ये कोरियोनिक विलाई? तो जब हम कोरियोनिक विलाई के बारे में बात करते हैं, इट मीन कि यहाँ जो हमारा यूटराइन है, जो हमारा यूटरस है, यूट्रस की वॉल, और साथ ही साथ
और साथ ही साथ ये जो हमारा यूट्रस की वॉल है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा ये एम्ब्रियो था, इसकी आउटर वॉल, इन्होंने ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर डेवलप किए, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप किए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फीमेल ब्लड है, मदर जो ब्लड है, वो यहाँ पर क्या हो गया, फिल हो गया। तो मदर ब्लड, यूटराइन टिश्यू, और साथ ही साथ ये जो हमारा पार्ट था, हमारे फीटस का पार्ट था, इन सबने मिलकर के यहाँ पर क्या फॉर्म कर लिया, कोरियोनिक विलाई फॉर्म कर लिया। और उसके साथ में इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर एक यूनिट फॉर्म की है, जिसे हम क्या नेम देते हैं, यूटेराइन केविटी में फॉर्म किया, जिसे हम नेम देते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, जिसे हम क्या नेम देते हैं, प्लेसेंटा नेम देते हैं। और ये देखिए इसके अंदर क्या है, डेवलपिंग हमारा फीटस है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का क्या वर्क होता है। तो प्लेसेंटा प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, या जो ये हमारा फीटस है, इसे न्यूट्रिशन कौन देगा, तो इसे न्यूट्रिशन देती है प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा किससे अटैच हुआ है, यहाँ पर इस फीटस से, तो इस फीटस से वो अटैच होती है, एक वेसल यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक म्यूकस फ्लक्स का फॉर्मेशन हो जाता है सर्विक्स जोन पर। ठीक, तो ये हमारे, और यहाँ पर आपको पता है कि क्या होता है, यॉक केविटी प्रेजेंट होती है ना, यॉक केविटी यहाँ पर क्या है, यॉक केविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हमने यहाँ पर की है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा यहाँ पर बहुत सारे, अब देखिए प्लेसेंटा का एक और वर्क है, जैसे मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसके साथ ही जो CO2 ये फीटस फॉर्म करेगा, उस CO2 को ले जाने का काम भी, और साथ ही साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इसकी बॉडी में बनेंगे उसे भी रिमूव करने का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा ही करेगा। तो प्लेसेंटा ही एक तरीके की क्या है, यूनिट है, और अच्छे काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। और थ्रू द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वेसल जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू होते हैं, और उन चेंजेस में यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है वो हार्मोनल चेंजेस है। हार्मोनल चेंजेस का मतलब कुछ ऐसे एंजाइम हार्मोन्स यहाँ पे सक्रीट होते हैं, जैसे कि HCG, ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिन, देन उसके बाद दूसरा HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, लैक्टोज जो है हमारा लैक्टोजन, वो यहाँ पर सक्रीट होता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, देन रिलैक्सिन हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके पहले अगर हम किसी वुमेन में बात करें, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है, तो उसकी बॉडी में HCG, HPL, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ठीक है, ये बिल्कुल सक्रिय नहीं होंगे, ये उसी ड्यूरेशन में क्या होंगे, इनका लेवल बढ़ जाएगा। और मैं अगर आपको HCG के बारे में बताऊं, जो किट आती है, प्रेगा न्यूज की किट आती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं, बिना डॉक्टर के पास गए। तो वो कैसे पता करते हैं, वो HCG हार्मोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। भाई इन सब का हार्मोन का लेवल कब कहाँ इंक्रीज होगा, ब्लड में, और ब्लड के साथ साथ जो यूरिन होगा उसमें भी, क्योंकि हमारा ब्लड प्यूरिफाई किया जाएगा तो यूरिन में पहुंचेगा ये हार्मोन। तो HCG का लेवल हाई हो जाता है, इसीलिए यूरिन के थ्रू ही उस प्रेगा न्यूज की जो किट आती है उसमें वो चेक करते हैं कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ये भी समझ गए होंगे आप कि ये हार्मोन्स का लेवल क्या है, इंक्रीज है। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेगनेंसी इज कंफर्म और नॉट। ओके, तो इसके लिए भी इसे चेक किया जाता है, देन फर्दर डॉक्टर की जो भी रिकमेंडेशन होती है वो लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझ लिया कि देखो ये एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, प्रेगनेंसी समझ ली हमने। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन का। सो पार्टुरेशन का मीनिंग क्या है, पार्टुरेशन मीनिंग होता है व्हेन द दिस फीटस इज गेट डेवलप। अभी हमारा फीटस क्या हो गया, पूरी तरीके से डेवलप हो गया। यहाँ पर जो भी हार्मोन्स मैंने बताए, ये इस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, इस फीटस को डेवलप करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ये हार्मोन बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा ये हार्मोन इसेंशियल है इसको मेंटेन रखने के लिए। देन उसके बाद मैंने क्या बताया, पार्टुरेशन।
पार्टूरेशन की प्रोसेस से पहले यहाँ पर और भी चीजें जानना जरूरी है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 4 मंथ्स की ड्यूरेशन में जो सबसे पहला ऑर्गन फॉर्म होता है वो क्या है, वो होता है हार्ट। तो आपको पता है, नहीं है, अभी पता हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे घरों में बोला जाता है ना, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो वॉमिटिंग करती है। मैरिड वुमेन अगर कोई आई, नई नई मैरिड वुमेन है, उसको 1 साल हो गया और 1 साल के ड्यूरेशन में अगर उसे वॉमिटिंग होती है, तो वो जब वॉमिटिंग करती है ना, तो घर वाले क्या कहते हैं, कहते हैं वाह भाई वाह, खुशखबरी मिल गई, खुशखबरी है, खुशखबरी आने वाली है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्यों उनमें वॉमिटिंग होती है, क्या उसका रीजन है वॉमिटिंग का? तो सबसे जो फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म होता है एक एम्ब्रियो में, वो क्या, वो कौन सा ऑर्गन होता है, वो हार्ट होता है। अगर आपसे कोई कभी भी पूछे कि कौन सा ऑर्गन सबसे पहले फॉर्म होता है, तो आप क्या आंसर करोगे, हर्ट होता है। और जब हर्ट फॉर्म होता है ना, तो हर्ट बीट करना शुरू करता है, धक 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 धक। तो जब उसने धक धक करना शुरू किया, है ना, लब डब साउंड होता है वैसे, लेकिन हम धक धक बोलते हैं ना ऐसे कॉमनली, लेकिन बायोलॉजिस्ट क्या बोलेगा, बायोलॉजिस्ट बोलेगा नहीं भाई, लब एंड डब, लब एंड डब। उसे ये भी पता होता है कि ये क्यों होता है ना। तो मैं यहाँ पे सर्कुलेशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं। तो लब एंड डब साउंड जो है, मतलब इसे ऐसे समझो अभी, धक 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 धक। तो धक 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 जब उसका हार्ट जो है बीट करना स्टार्ट करता है, तो उसी टाइम पे कुछ चेंजेस हुए ना, तो उधर धक धक और इधर वॉमिटिंग, उधर धक धक और इधर वॉमिटिंग करती है फीमेल। तो ये एक तरीके से क्या है, फिर कहते हैं भाई मिशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब प्रेगनेंसी कॉज हो गई। तो एक तरीके से वो क्या खुशखबरी है। तो वो क्यों हो रही है समझ गए आप। और इसी टाइम पे जब उनको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, तो हमारे जो डॉक्टर अंकल हैं, अच्छा प्रेगनेंसी, निकाला अपना स्टेथोस्कोप और उनके यूटरस के पास वो लगाते हैं और कहते हैं हार्ट साउंड सुनाई दे रहा, हाँ भाई खुशखबरी है। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं एक तरीके से कंफर्म कर देते हैं। बट हमारे यहाँ के देखो समझदार लोग बिना डॉक्टर हुए ही बता देते हैं भाई यू गेट प्रेग्नेंट। ओके, तो ये बच्चा यहाँ पर केस होता है। नॉर्मल केसेस में इस तरीके की चीजें होती है। देन उसके बाद हम बताते हैं 4 मंथ के बाद 6 मंथ 8 मंथ तक जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का पीरियड होता है, वहां पर लिम्स फॉर्म हो जाते हैं, लिम्स अपेंडेजेस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब हाथ पैर बनने लगे और में फिंगर्स जैसे लिम्स जैसे स्ट्रक्चर भी फॉर्म होने लगते हैं। एंड देन आप उसके बाद बताते हो कि अब आगे जाकर के इसमें जितने भी, मतलब जो थर्ड ट्राइमेस्टर्स होता है हमारा 12 मंथ्स के बाद वाला पीरियड, उस टाइम पे इनमें सारे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर कहाँ प्रॉपर फॉर्म होने हैं, फॉर्म होने लगते हैं। बॉडी पे हेयर फॉर्म होने लगते हैं पूरी पूरी बॉडी पे। तो ये सब स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म हो जाते हैं और लास्ट तक में मतलब आईलिड, आईब्रो, है ना, ये सारी स्ट्रक्चर्स भी उस बच्चे में बन जाते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं हम कि 6 वीक के बाद 12 वीक तक, यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि इन वीक की ड्यूरेशन में उनमें सेक्सुअल जेनाइटल पार्ट्स भी बन जाते हैं। इट मीन्स प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो बन गए हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वहां पर फॉर्म हो गए हैं। तो ये पूरी बात हमारी होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अब एम्ब्रियो डेवलप हो गया, 9 मंथ्स टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन पूछा जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। डॉग का जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, मतलब प्रेगनेंसी कब खत्म होगी, डिलीवरी कब होगी, क्या टाइम पीरियड होता है, एलिफेंट्स का क्या होता है ना, कैट का क्या होता है। तो इनके आंसर आप जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब ये डेवलप हो गया, अब क्या होगा भाई, ये म्यूकस व्यूकस हटेगा, इनमें क्या सेक्रीट होना शुरू होगा, इनमें कुछ हार्मोन्स के लेवल जो है वो इंक्रीज होंगे और उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होना शुरू होगा, तो ये जो हमारी मायोमेट्रियम की वॉल है, याद करिए मैंने मायोमेट्रियम का फंक्शन आपको बताया था। मायोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगी, इस बेबी को पुश करना नीचे की तरफ शुरू होगी जो डेवलप हो चुका है। और ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के बाद क्या, रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पर सेक्रेट होगा, जो कि इस सर्विकल कैनाल जिसे हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, इसके साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद ये बेबी कहाँ, बाहर। ठीक है, वेजाइना पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर। इससे हम क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो और फीटस इज नोन एज पार्टुरेशन प्रोसेस। पार्टुरेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लैक्टेशन का मतलब विद इन 24 आवर्स द फीमेल गेट ब्रेस्ट फीडिंग। फीमेल क्या करेगी, इस बेबी को, जो इन्फेंट है हमारा, इसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करेगी। और जो फर्स्ट मिल्क फॉर्म होता है विच इज टोटली येलोविश कलर, तो बहुत ही डेंस
और साथ ही साथ येलोविश कलर का जो यहाँ पर फ्लूइड फॉर्म हो रहा है, मिल्क फॉर्म हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। एंड कोलोस्ट्रम इज मोस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिशनफुल सब्सटेंस। उसमें हर तरह की विटामिन, हर तरह के मिनरल, हर तरीके के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो बेबी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, जो बेबी को डिफेंड रखती हैं आउटर एनवायरमेंट से। भाई बेबी अभी अभी तुरंत निकला है, बाहर निकला है, उसे कोई बीमारी ना हो जाए, भाई वो इस एटमॉस्फेयर को समझ पाए। जैसे अभी हम बाहर की किसी कंट्री में जा रहे हैं या किसी स्टेट ही चेंज करते हैं, तो कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन हमको दिखने लगते हैं, है ना। बट अब वो बेबी बाहर आया, अभी तक वो कहाँ था, उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ है, तो कैसे उसे सेफ रखेंगे। तो 6 मंथ तक हम क्या बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, और जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और उनमें बहुत से एंटीबॉडी और हर तरीके के मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वहां पर सब कुछ प्रेजेंट है। So student, this is a complete chapter of your human reproduction. Here I completed about the parturition and lactation process. Hopefully you understand about all these terms, all these processes. जरूर मुझे बताइए कि ये सब आपको समझ में आ रहा है ना। समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये होती है। एंड होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एंड all the questions, all the topics are asked in your examination. So thank you, students.